तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1। पता है इस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। अब बोलोगे यार फ्रांसीसी क्रांति हम लोग क्यों पढ़े, फ्रांस के बारे में हम लोग क्यों जाने? हम तो भारत में रह रहे हैं, तो फिर हम फ्रांस के बारे में क्यों जानेंगे? तो देखो, फ्रांस के बारे में जानने का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? फ्रांस के लोगों ने हमें बताया कि आखिर में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। फ्रांस के लोगों ने हमें बताया कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। वहां पता है क्या हो रहा था? वहां पे राजा था, लुई 16 जिसका नाम था। वो क्या कर रहा था? लोगों पे अत्याचार कर रहा था, दिन प्रतिदिन क्या कर रहा था? टैक्स बढ़ाते जा रहा था। और लोगों को जो था ना, वो उसका बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था। लोगों को खाना तक सही से नहीं मिल पा रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, एक दिन लोग सोचे कि चलो ऐसा करते हैं कि इस राजे को हटा देते हैं और अपना खुद का जो है सरकार बनाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। और साथ साथ क्या हो रहा था कि लोग जो थे वो तीन वर्ग में बटे हुए थे। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था आपका यहाँ पर कुलीन वर्ग, और तीसरा था आपका, वो लोग आते थे। तीसरे में दो तरह के लोग आते थे, एक पढ़े लिखे थोड़े होते थे, और एक वो होते थे जो मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते थे, मजदूर वर्ग के लोग हो गए, जो कारखाना में काम करते थे, वो लोग आते थे। तो जो टैक्स देना पड़ता था वो ज्यादातर मजदूरों को देना पड़ता था। तो लोग जो है भड़क गए थे, क्योंकि भेदभाव हो रहा था ना लोगों के बीच। तो चलो, ये जो है चीज हम लोग पूरा इस स्टोरी में जानेंगे। ये जो चैप्टर है पूरा हम लोग इसको स्टोरी बेस में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 14 जुलाई 1789 की सुबह में वो पेरिस नगर में क्या था कि आतंक का माहौल था। लोग को ये लग रहा था कि सम्राट जो है वो सेना को घुसने का आदेश दे दिया है शहर में कि जाओ सब लोगों को जाके मार दो। अफवाह यह थी कि वह सेना को नागरिक पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है, जिससे कि लोग जो है वो भड़क गए। अब लोग सोच रहे थे कि सेना लोग जो पहले अगर हमला करे उससे पहले जाके हम ही लोग हमला कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि राजा को ही ना सरप्राइज कर देते हैं, सेना को ही सरप्राइज कर देते हैं कि तुम आओ लड़ने के लिए, हम लोग तुमसे लड़ने के लिए पहले से तैयार हैं। तो लगभग क्या हुआ जानते हो भाई? लगभग 7,000 मर्द और औरत जो है वो टाउन हॉल के सामने जमा हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। क्या किया? तो जन सेना मतलब आम लोगों की सेना का गठन करने का निर्णय किया। और अब ये लोग चाह रहे थे कि देखो भाई, सेना जो आ रही है उसके पास तो हथियार है, गोली है, उसके बाद हो सकता है बम वम लेके आ रहे होंगे, तो लोगों के पास तो बम वम है नहीं। अब आम आदमी के पास गोली बंदूक पिस्टल बम वम कहाँ से आएगा? तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हथियार की खोज में चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हथियार की खोज में वे बहुत से सरकारी भवन में जबरदस्ती चले गए। सरकारी भवन जितना भी था सब जगह जबरदस्ती घुस गए कि चलो देखते हैं वहां पे हथियार तो जरूर होगा। और लास्ट में क्या हुआ, सैकड़ों लोगों का एक समूह ने पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चलकर बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला। बास्तिल किला का जेल को क्या किया? तोड़ डाला। ठीक है, ये सब डेट जो है याद रखना। सबसे पहला क्या है? तो 14 जुलाई 1789 की सुबह में इंसान जो है, जितने भी लोग थे मर्द और औरत जितने भी थे, 7,000 मर्द और औरत, वो सब गुस्सा गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजा जो है वो सैनिक को जो है मैंने आदेश दे दिया कि जाओ आम लोगों पर गोली बरसा दो। और ये लोग क्या करने लगे? तो ये लोग भी हथियार की खोज में बास्तिल किला के जेल को तोड़ डाला, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि वहां पर भारी मात्रा में गोली बारूद मिलने की संभावना हो सकती है। ये लोग सोच रहे थे कि वहां पर हो सकता है कि गोली बारूद बम बम हो वहां पर। तो हथियार पर कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल किले का कमांडर जो है वो मारा गया। क्योंकि देखो, कोई भी किसी का भी घर में हमला करेगा तो वहां का लोग भी जाके उससे लड़ाई करवे करेगा। तो बास्तिल किला का जो कमांडर था वो भी आम लोगों से लड़ने लगा कि चलो अब लड़ाई झगड़ा तो हो गया है, तो ऐसा करते हैं हम भी इधर से मार करना चालू कर देते हैं। तो वो जो है लड़ाई करने लगा, क्योंकि वो कम था और यहाँ पर 7,000 मर्द और औरत थे, तो बेचारा तो बच नहीं है ना सकता था। तो वो क्या हुआ, तो वो उसमें मारा गया और कैदी को जो है आम लोगों ने छुड़ा लिया। और वहां पर जो कैदी छुड़ाए गए वो कैदी कितने थे? तो वो मात्र और मात्र 7 कैदी थे। कितने कैदी थे? 7 कैदी थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला जो है वो लोगों के घृणा का केंद्र बन गया था। सम्राट जितने भी मतलब राजा जितना भी लोगों पे अत्याचार वगैरह करते थे, उसके कारण लोग के अंदर जो है ना वो घृणा भर गया था कि ये जो बास्तिल किला है वो घृणा का केंद्र है। इसलिए क्या किया गया, इस किला को ढहा दिया गया और उसके जो अवशेष बचे हुए थे उसको क्या किया गया, बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो ध्वंस को स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते थे। जो लोग मेमोरीज बना के रखना चाहते थे कि हमने युद्ध लड़ा था और हमने इस चीज को जो है तोड़ के भगा दिया था,
बम बाजार दिया था इस पे, मतलब इस किला को पूरी तरह से ढा दिया था। तो वो लोग उस चीज़ को मेमोरीज के रूप में रखना चाहते थे, इसलिए लोगों ने उस चीज़ को मार्केट में बेच दिया। तो इस घटना के कई दिनों बाद तक क्या हुआ, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। लोगों ने जो है वो कई ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। हो सकता है कहीं पे लड़ाई होता होगा, कहीं पे कोई किसी को मार देता होगा, ऐसा तरह का बहुत सारा चीज़ चला था। अधिकांश जनता जो है वो पारोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रही थी, क्योंकि उस समय क्या था, लोग जो है वो पारोटी को जो है वो वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रोटी चावल खाते हैं, तो इसी तरह वो लोग वहाँ पर पारोटी को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो क्या हुआ था, पारोटी की महंगी कीमत का विरोध लोग कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इस लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ी के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। क्या हुआ, आखिर में फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस चीज को अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो देखो, ये जो है बास्तिल का किला है, ये क्या है, बास्तिल का किला है। इसको जो है लोग ढहा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो धुइयां वुइयां हो रहा है ना, तो बम वगैरह अगर पटका गया होगा तो उससे जो है धुआं वगैरह निकल रहा है। ठीक है, तो देखो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज आखिर में कैसा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आखिर में फ्रांसीसी साम्राज्य जो है वो कैसा था। तो सन 1774 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1774, 1774, इसको याद रखना। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो देखो ये जो है ना लुई 16 है। मैं जब क्लास 9th में था तो मैं इसे लुई 14 पढ़ता था। तो मुझे तभी उस समय जो है रोमन नंबर में बहुत ज़्यादा ये होता था, मतलब समझ में नहीं आता था, तो मैं इसे लुई 14 पढ़ देता था। तो उस समय क्या हुआ, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी, तो 20 साल थी। ये सब याद रखना कि जब वो अपने राजगद्दी पर बैठा था तो उसका उम्र कितना था, तो केवल 20 साल थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंथोनेट से हुआ था। ठीक है, याद रखना उसका शादी किससे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंथोनेट से हुआ था। और राजरोहन के समय उसने राजकोष खाली पाया। जैसे देखो, अब मान लो हमको बड़ा गाड़ी दे दिया जाए, या आपको बड़ा गाड़ी दिया जाए, रोल्स रॉयस आपको दे दिया जाए, और उसमें क्या किया जाए, तो उसमें तेल ही नहीं रहे, तो कैसे आप गाड़ी चलाइएगा। ठीक है, गाड़ी कैसे चलाइएगा, ये भी तो बड़ा बात आ जाता है ना। तो जब वो राजरोहन, जब उसका जो राज अभिषेक हो रहा था, वो अपने गद्दी पर बैठने वाला था, तो उस समय जो था राजकोष पूरी तरह खाली था। सरकारी खजाना जो था, राजा का जो खजाना था, वो पूरी तरह खाली पाया गया। लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन जो है वो नष्ट हो गए थे। किसके कारण, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस का जो है वित्तीय संसाधन क्यों नष्ट हो गया था, तो फ्रांस का वित्तीय संसाधन जो है वो लंबे समय चलते युद्ध के कारण नष्ट हो गया था। वार्सिया के विशाल महल और राज दरबार की सोनो साकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्चा का बोझ अलग से था, क्योंकि कोई भी राजा है यार, अपने महल का तो वो मतलब मेंटेनेंस तो करेगा ना। महल में जो भी खर्चा है उस चीज़ पे तो खर्चा करेगा। तो उसका जो सानो साकत बनाए रखने के लिए फिजूल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। लुई 16 के शासन में फ्रांस ने अमेरिका में 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में क्या किया था, तो फ्रांस ने अमेरिका का मदद किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो जो है ब्रिटेन से उसे आज़ादी दिलवाई थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस के 10 अरब लिवरों से अधिक का कर्जा पड़ गया था। इस युद्ध के कारण क्या हुआ, फ्रांस में जो है वो 10 अरब लिवरे का कर्जा पड़ गया था। लिवरे क्या होता है, लिवरे जो था ना वो फ्रांस का मुद्रा था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। लिवरे क्या था, तो फ्रांस का मुद्रा था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 अरब लिवरे का जो है वो फ्रांस पर कर्जा पड़ गया, जो कि क्या था, जबकि उस समय उस पे पहले से 2 अरब लिरवे का बोझ पड़ा था। ठीक है, 2 अरब लिवरे का पहले से जो है उस पे बोझ पड़ा हुआ था, पहले से उसके ऊपर कर्जा था। सरकार के कर्जदाता अब जो है वो 10% ब्याज की मांग
करने लगे थे। अब जो सरकार के कर्जदाता थे वे क्या कर रहे थे, तो वे कह रहे थे कि अब जो है 10% ब्याज दिया जाए। ठीक है, जिसका परिणाम ये निकला कि फ्रांसीसी सरकार जो थी वो अपना बजट का ज्यादातर हिस्सा क्या कर रहा था, तो कर्ज चुकाने में ही खर्चा कर रही थी, क्योंकि वो उस चीज के लिए मजबूर थी, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय एवं विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार जो है वो करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई थी। ठीक है, करों में वृद्धि करने के लिए ये जो है वो मजबूर थी, क्योंकि यार इस पे खुद पहले से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, इसलिए ये कर में वृद्धि करने के लिए बाध्य थी, टैक्स में जो है वो वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई थी। यह कदम भी जो है वो नाकाफी था। ये कदम क्या था, तो नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग जो जन साधारण थे वही कर अदा कर रहे थे। ठीक है, तीसरे स्टेट के जो जन साधारण लोग थे, जन साधारण मतलब साधारण लोग जो हो गए, जैसे किसान हो गया, उसके बाद मजदूर हो गया, नौकर हो गया, तो ये सब जो है वो केवल कर अदा करने में बटे हुए थे। तो देखो फ्रांसीसी जो समाज फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट में कुछ इस प्रकार बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी लोग, जो चर्च से जुड़े हुए लोग रहते थे, पादरी लोग। उसके बाद आते थे द्वितीयक स्टेट, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे, जो राजा के मतलब फैमिली हो गए या फिर राजा के जो करीबी लोग हो गए, वो आते थे कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में आते थे, पहले आ गए बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील आदि, ये सब आते थे। उसके बाद किसान और कारीगर, और उसके बाद छोटे किसान, और फिर जो भूमिहीन किसान होते थे, मजदूर होते थे, नौकर आते थे। तो इसमें क्या करता था, कर अदा कौन करता था, किसान और कारीगर जो हो गए, उसके साथ साथ छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब कर अदा करते थे। बाकी ये सब जो थे, जैसे बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, अदालत के कर्मचारी, वकील, ये सब कर अदा नहीं करते थे। पादरी वर्ग के लोग ये सब कर अदा नहीं करते थे, कुलीन वर्ग के लोग ये सब कर अदा नहीं करते थे। ठीक है, तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज जो है वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ये क्या था, तो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, ये क्या होता था, तो प्राचीन राजतंत्र का जो पद का जो प्रयोग किया जाता था वो कब किया जाता था, तो 1789 के पहले किया जाता था। ठीक है, अब देखो चित्र 2 जो है वो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये जो चित्र 2 था, ये जो भी हम लोगों ने देखा, ये क्या है, तो फ्रांसीसी जो समाज था उसके वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे, तो किसान थे। पूरी आबादी का 90% लोग किसान थे। बाकी का 10% में पादरी वर्ग के लोग आते थे, कुलीन वर्ग के लोग आते थे, वकील आते थे, बड़े व्यवसायी आते थे, बाकी के 10% में। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन के जो मालिक के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा कम थी उनकी जनसंख्या। ठीक है, लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। समझ लो कि पूरा 100% जमीन है, तो उसमें से 60% जमीन पे किसका अधिकार था, किसका आधिपत्य था, तो उसमें कुलीन वर्ग थे, चर्च थे, और तीसरे स्टेट के जो अमीर अधिकारी थे उनका अधिकार था। ठीक है, और उसके बाद प्रथम 2 स्टेट जैसे कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को जो है वो कुछ विशेषाधिकार जो है वो जन्मना प्राप्त था, यानी बचपन से ही प्राप्त था। उन्हें जो है जन्म से ही कुछ जो है अधिकार मिला हुआ था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। इसमें क्या था, तो राज्य को जो कर दिया जा रहा था, जो राजा को जो कर दिया जा रहा था, देश में जो टैक्स सिस्टम लगाया गया था, तो उसमें इन लोगों को छूट मिलती थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सीमांती विशेषाधिकार भी शामिल था। कुलीन वर्ग को क्या था, तो कुछ अनेक विशेषाधिकार भी मिला था। वह किसान से सामंती कर वसूला करते थे। कुलीन वर्ग के लोग क्या करते थे, तो किसान से जो है वो टैक्स वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, उसके बाद स्वामी के घर में खेती का काम
सैन्य सेवा देना अथवा सड़क निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ये लोग क्या करते थे, तो किसान जो है वो स्वामी की सेवा करते थे, स्वामी के घर में काम करते थे। स्वामी जो उनका जो मतलब मालिक हो जाता था, उनके घर में काम करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके खेत में काम करते थे, साथ साथ सैन्य सेवा देते थे और सड़क निर्माण में भी ये लोग क्या करते थे, सहयोग करते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या होता है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो स्टेट कहा जाता है। उसके बाद आता है पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग है चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह। ठीक है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाला समूह को क्या कहा जाता था, पादरी वर्ग कहा जाता था। देखो चर्च भी जो है वो किसानों के कर का हिस्सा था। चर्च भी क्या था, तो किसानों से कर का हिस्सा। टाइड क्या था, तो टाइड जो था वो एक धार्मिक कर था। टाइड क्या था, तो चर्च द्वारा वसूली किए जाने वाला कर था और यह जो है कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कृषि उपज जो होता था उसके 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को प्रत्यक्ष चुकाना भी होता था। प्रत्यक्ष कर जो है वो चुकाना होता था। ऊपर के तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को क्या करना पड़ता था, तो कर चुकाना पड़ता था। इन करों में टाइल जो कि क्या था, प्रत्यक्ष कर था। क्या था, प्रत्यक्ष कर था। टाइल जो है वो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। ये क्या होता था, सीधे राज्य के पास जाने वाला कर था। तो इन करों में टाइल और अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर जो है वो शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया गया था। अप्रत्यक्ष कर जो था वो किस पे लगाया गया था, तो नमक पर, तंबाकू पर और जो रोजाना के उपयोग के जो वस्तु होते थे उस पर लगाया गया था। क्या बोलूं, इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, गला फंस जाता है। तो इस प्रकार का जितना भी राज्य का जो वित्तीय कामकाज था वो सारा बोझ क्या था, तो करों के माध्यम से जनता से वहन करती थी। ये सब क्या करता था, तो कर के माध्यम से जनता से ही वसूला जाता था। जितने भी राज्य के वित्तीय खर्च थे, जितने भी राज्य के जो है वो खर्च थे। ठीक है, अब ये जो चित्र है इसमें क्या दिया गया है कि गरीब जो है बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, लेकिन मोटू जमींदार जो है वह कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा हुआ है। वह क्या है, तो सब कुछ सही स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र भी नहीं देखता है। ये जो चित्र है उसमें दिखाया गया है। इसमें क्या कहा गया है, तो कुलीन वर्ग जो है वो क्या है, मकड़ा है और किसान क्या है, मक्खी है। ठीक है, कुलीन वर्ग का जो व्यक्ति है वो मकड़ा है और किसान जो है वो मक्खी है। और किसान यहाँ पर क्या कहता है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जा रहा है। कि ये किसान के कहने का मतलब है कि जितना दो उतना ज़्यादा उन लोगों का लालच बढ़ता जाता है, किसी को भी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला आता है कि जीने का संघर्ष। जीने के लिए लोगों को क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में कितनी थी, सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। कितने सालों में बढ़ा, तो 74 साल में पूरा मतलब जनसंख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसका परिणाम यह निकला कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग जो है वो काफ़ी तेज बढ़ी। अनाज उत्पादन की तुलना जो है वो कम रही, लेकिन जो खाने का चीज़ था उसका वो जो है मांग बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य फसल जो थे पारोटी की कीमत तेजी से बढ़ती गई। लोगों का जो मुख्य खाद्य फसल था, जो लोग उसको खाते थे, वो क्या था, तो पारोटी था। उसका जो है मांग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं सॉरी यहाँ पे बोल दिया खाद्य फसल नहीं होगा, खाद्य का जो सामान था, जो खाने का चीज़ था, वो मुख्य खाद्य क्या था, तो पारोटी था। उसका कीमत जो है वो तेजी से बढ़ता गया।
अधिकतर कामगार जो था वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी जो था वो मालिक तय करता था। जितने भी अधिकतर मजदूर थे वो कारखाने में काम करते थे और साथ साथ उसका जो मजदूरी होता था, जो उनको पैसा मिलता था, वो कौन तय करता था? तो कारखाने का जो मालिक होता था वह तय करता था, जो मालिक होता था वो तय करता था। ठीक है। लेकिन मजदूरी जो है वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अभी के टाइम में भी वैसा हो रहा है कि महंगाई बढ़ जाता है लेकिन मजदूरी इंसान का नहीं बढ़ता है। हर जगह वैसा ही सिस्टम लगा हुआ है। तो क्या हो रहा था कि मजदूरी बढ़ रही थी लेकिन महंगाई बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी जो है वो नहीं बढ़ रही थी। तो फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच जो है वो खाई चौड़ी होती जा रही थी। अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा था, गरीब जो था वो और गरीब होता जा रहा था। ठीक है। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। जब स्थिति तब बदतर होता था जब लोगों को खाना वगैरह, भोजन वगैरह नहीं मिलता था, जब ओले गिरने लगते थे, जब ठंडी का मौसम आता था, ओला गिरता था। ठीक है। इसमें क्या होता था, रोजी रोटी जो है वो संकट पैदा हो जाता था। ऐसे में जीविका संकट जो है वो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। जीविका संकट कब होता है? जब जो है वो लोगों का रहने का न्यूनतम साधन भी जो है खतरे में पड़ जाता है। अगर अभी मान लो किसी को रोटी चावल मिल रहा है और वो भी मिलना बंद हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? तो वो जीविका संकट होगा। और ऐसा स्थिति कब होता था? जब ओले गिरना चालू हो जाते थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो जनसंख्या बढ़ रहा था लेकिन क्या हो रहा था, जो फसल की मांग जो थी वो कम होती जा रही थी। क्योंकि जितना उत्पादन था उतना ही होता था। और साथ साथ है ना, क्या हो जाता था, कभी ओला गिर जाता था तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती थी कि लोगों को जो है जीविका संकट होने लगता था, जीविका चलाने में भी दिक्कत होता था। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया है कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर फसल खराब होती है, उसके बाद अन्न अभाव होता है। अन्न अभाव मतलब फसल का अभाव हो जाता है। ये सब जो है खाली बॉक्स दिया है, इसे खुद से भरना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमत। देखो, अन्न का अभाव होगा, फसल खराब हो जाएगा तो अन्न का अभाव हो जाएगा। क्योंकि फसल खराब हो रहा है तो सही से आदमी को जो है भोजन नहीं मिलेगा, तो अन्न का अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो फसल रहेगा, जो खाद्य पदार्थ रहेगा, उसका कीमत बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि अब गरीब और गुरबा जो है वो पारोटी नहीं खरीद पाएंगे। गरीब लोग जो हैं वो पारोटी नहीं खरीद पाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि लोग जो है वो खाद्य दंगे करेंगे। माने खाने के लिए जो भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए लोग क्या करेंगे? तो दंगे करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, उनका जो है वो शरीर कमजोर होता जाएगा। शरीर क्या होगा? कमजोर होता जाएगा। जिसके कारण क्या आएगी? जिसके कारण आएगी महामारी। महामारी आएगी तो मृतक की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। मृतक की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, लोग जो है शरीर कमजोर होते जाएंगे, खाद्य दंगे होते जाएंगे, महामारी आएगी। तो क्या होगा? लोग जो है वो, लोगों की जो मृतक की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो चित्र दिया गया था उसके बारे में दे दिया गया है। खाद्य दंगे, अन्य भाव, मृतक की संख्या, उस मृतक की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको उसमें भरना था। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दिया है उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकार के अंत की कल्पना। जैसे जैसे मध्य वर्ग जो है उभर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि अब जो है विशेषाधिकार का अंत होगा। इस चीज का लोग जो है वो कल्पना कर रहे थे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कारगर कामगार जो थे वो क्या कर रहे थे? तो विद्रोह कर चुके थे। परंतु उनके पास जो है सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। पहले भी लोग जो है वो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है? तो लेकिन अभी उनके पास क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने का कोई साधन नहीं है, ना उनके पास कोई कार्यक्रम है। ये जिम्मेदारी है जो है वो तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध एवं शिक्षित होकर नए विचार के संपर्क में आ सके थे। ये किन लोगों ने किया था? तो तीसरे वर्ग के वो लोग जो समृद्ध थे, जो पढ़े लिखे थे, जैसे वकील हो गया, जैसे और तरह तरह के लोग जो थे वो लोग शिक्षित थे। तो उन लोगों ने ऐसी जिम्मेदारी उठाई थी। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो है कर कर जो दिया जा रहा था
तो वो कर कौन दे रहा था, टैक्स कौन चुका रहा था? तो तीसरे वर्ग के गरीब लोग, जो कामगार थे, किसान थे, जो मजदूर थे, वो लोग चुका रहे थे ना। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, उससे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग का जो है उदय कब हुआ? तो 18वीं सदी में एक समूह का उदय हुआ जिसको क्या कहा गया? मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते सांप्रदायिक व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्र के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। इन्होंने अपनी संपत्ति कैसे अर्जित की थी? तो फैलते समुद्र पारीय व्यापारी। समुद्र पारीय मतलब ये लोग समुद्र पार करते थे, पार करने के बाद ऊन और रेशमी वस्त्र का जो उत्पादन था उनके बल पर इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोगों उसे खरीद लेते थे। ऊनी और रेशमी कपड़े जो है उसका या तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के जो समृद्ध लोग थे वो क्या करते थे? वो खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासकीय सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। इन निर्माताओं के द्वारा मतलब ये जो व्यापारी थे इनके अलावा और कौन कौन लोग थे? तो इनमें जो है सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज को किसी भी समूह के पास जन्ममान विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इनका क्या मानना था कि समाज का कोई भी समूह है उसके पास जन्ममना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि पैदा होने के साथ जो है किसी को विशेषाधिकार मिल जाता है। जैसे कोई राजा का बेटा है, राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो इस प्रकार का इन लोगों का मानना था कि ये सब जो विशेषाधिकार है ये सब किसी के पास नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। ये लोग क्या मानते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा योग्यता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा उसके पास नॉलेज है तो उससे जो है समाज में अच्छी हैसियत मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉ और जियान जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। किन्होंने? तो जॉन लॉ और जियान जाक रूसो ने जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, कौन ने? तो लॉक ने, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। इन्होंने क्या किया था? राजा का जो देवी और निरंकुश अधिकार था उसके सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ते हुए जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। रूसो ने क्या किया? जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच जो है सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बीच जो सत्ता विभाजन की बात है वो किसने कही थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने कही थी। किसमें कही थी? तो उन्होंने एक बुक निकाला था, एक रचना की थी। क्या नाम था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू। याद रखना, मॉन्टेस्क्यू ने अपने रचना में कहा था कि सरकार के अंदर विधायिका होना चाहिए, कार्यपालिका होना चाहिए और न्यायपालिका होना चाहिए, जो कि अभी भी चल रहा है। बहुत से देशों में यही व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सरकार चलाया जा रहा है। तो देखो, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल पर सरकार बनी थी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जब 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद करवाया था, जब ब्रिटेन से खुद को जो अमेरिका ने आज़ाद करवाया था तो वहाँ पर भी क्या हुआ था? तो इसी मॉडल पर सरकार बना था। किस मॉडल पे? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मॉडल पे सरकार बना था। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तित्व अधिकार की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है, फ्रांस के जितने भी राजनीतिक चिंतक थे, जो राजनीतिक चिंतक मतलब क्या हो गया? जो राज्य के बारे में सोचता था, जो अपने देश के बारे में सोचते थे, वो उन लोगों ने क्या किया? तो उन लोगों ने भी इस संविधान से अपने आप को
प्रेरित किया। इस संविधान से उनको क्या हुआ, तो प्रेरणा मिला था। दार्शनिकों के इस विचार पर कॉफी हाउस और सैलून में की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। दार्शनिक जो होते थे, जो राजनीतिक चिंतक होते थे, जो राज्य के बारे में सोचते थे, अपने देश के बारे में सोचते थे, उन लोगों के बीच जो है कॉफी हाउस और सैलून में इन सब बातों पर गर्मा गर्म जो है बहस चलता रहता था। और पुस्तक एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होता था। इनके बारे में प्रचार प्रसार होता था कि देखो अमेरिका में कैसा सरकार है और फ्रांस में कैसा सरकार है, अमेरिका के लोग जो हैं वो कैसे जी रहे हैं, फ्रांस के लोग कैसे जी रहे हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में जो है पुस्तक और अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इन सब चीज़ से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और साथ साथ क्या किया जा रहा था, तो पुस्तक और अखबार जो था वो लोगों के बीच जो है वो बहुत जोर जोर से पढ़ा जा रहा था, ताकि अनपढ़ लोग भी इस चीज़ को समझ जाए कि आखिर में वहाँ पर क्या हो रहा है। जोर से पढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है ना कि अनपढ़ लोग भी जो है वो समझ जाएगा कि आखिर में क्या हो रहा है, क्योंकि अनपढ़ लोग जो है वो पढ़ लिख तो पाएगा नहीं, खुद से तो पढ़ पाएगा नहीं ना, तो उसे भी जो है इस बात को समझ में आए। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से क्या किया गया, कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जो है वो गुस्सा भड़क गया था। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, जो गर्मा गर्म बहस चल रही थी लोगों के बीच, इसी समय क्या हुआ कि लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चे में को पूरा करने के लिए फिर से क्या किया गया, टैक्स लगाने की खबर फैल गई थी। ठीक है, जिससे कारण क्या हुआ, विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जो है वो लोगों का गुस्सा बढ़ गया था। कौन सा विशेषाधिकार, तो देखो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग जो थे, और साथ साथ तृतीय वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को कर देना नहीं पड़ रहा था। तो कर किसको देना पड़ रहा था, टैक्स किनको देना पड़ रहा था, तो किसानों को, मजदूर को, इन लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था। तो इन लोगों के बीच क्या हुआ, गुस्सा जो है वो भड़क गया था। अब देखो ये जो प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत दिया हुआ गया है, इसमें जो है जॉर्ज दानतंत ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने एक पत्र मित्र को जो है ये लिखा था। कब लिखा था, तो सन 1793 में अपने मित्र को उन्होंने लिखा कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकरी के दिनों में नौकरी में की तलाश में जुड़ गया था। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलना जो है इसको असंभव था। ये अपने मित्र को ये सब चीज बता रहा है। सेना में नौकरी का विकल्प इनके लिए नहीं था, क्योंकि ये जो था वो जन्मजात कुलीन था। सेना में कौन लोग जाते थे, जो मजदूर वर्ग के थे वो लोग जाते थे। और ना ही मेरा कोई एक सेकंड, हाँ, और ये क्या कह रहा है कि और ना ही मेरा कोई संरक्षक था, इनका साथ जो है ना ही कोई इनकी रक्षक में था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सकता था। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। ओहदा मतलब कोई पद वगैरह ये खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इनके जेब में क्या था, इनके जेब में एक सू भी नहीं था। एक सू क्या होता है, सू मतलब हो गया फ्रांसीसी पैसा। ठीक है, क्योंकि इनके जेब में एक सू तक नहीं था। पुराने दोस्त ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने इन्हें पढ़ा लिखा तो बना दिया था, लेकिन क्या हुआ था, इनकी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर में उपलब्ध नहीं कराए थे। ठीक है, ये बात जो है वो जॉर्ज दानतंत ने अपने दोस्त को बताया है। ठीक है, अब देखो आर्थर यंग नामक एक अंग्रेज ने सन 1787 से लेके 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपने यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उन्होंने जो टिप्पणी दी वो चीज इसमें दिया गया है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है। ये क्या बता रहा है कि वो जो है अपने जिंदगी को इस स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल अलग है। उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर वार्ता करता, जो अपनी पीड़ितों की कहार सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंग के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटा का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये बात कौन बता रहे, तो आर्थर यंग बता रहे हैं। ठीक है,
अब आता है क्रांति की शुरुआत। ठीक है, अब क्या आता है, क्रांति की शुरुआत। तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से जो है लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। वो कौन कौन से कारण थे? क्योंकि जो राजकोष था वो पूरी तरह खाली हो गया था, सरकार जो है वो दूसरे देशों से कर्जा ले ली थी, तो कर्जा चुकाने के लिए वो क्या कर रही थी, तो कर बढ़ा रही थी, टैक्स में जो है वो वृद्धि कर रही थी। इन सब बात से जो है वो लुई 16 ने क्या किया था, तो कर बढ़ा दिया था। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट जो है वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए क्या करना पड़ता था, इसके लिए उसे जो है स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी। ठीक है, बैठक बुलाकर नए करों के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। किसे लेनी पड़ती थी, तो सम्राट को। सम्राट जो है वो खुद से जो है क्या करता था, तो अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए उसे स्टेट जनरल जो कि प्रतिनिधि का सभा होता था उसे बुलाना पड़ता था, और बुलाकर उस पर जो है कर पर प्रस्ताव रखना पड़ता था कि आखिर में टैक्स कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। ठीक है, स्टेट जनरल जो है एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। क्या करते थे, तो 3 स्टेट जो होते थे वो अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। कौन करता था इस बैठक की निर्णय की बैठक कब बुलाई जाएगी, तो सम्राट करता था। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, याद रखना कि स्टेट जनरल की अंतिम बैठक जो है वो कब बुलाई गई थी, तो 1614 में उसकी अंतिम बैठक बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट जो है लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। ठीक है, याद रखना कि लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक जो है वो कब बुलाई थी, तो 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के लिए बुलाई थी। और क्यों बुलाई थी, तो नए कर के प्रस्ताव के लिए बुलाई थी। प्रतिनिधि की मेजबानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट जनरल के बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने के कतारों में बैठ गए। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट के जो थे वो कितने आए थे, तो 300 प्रतिनिधि भेजे गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। ठीक है, पहले जो 300 थे वो एक कतार में बैठ गए, उसके बाद जो 600 जो प्रतिनिधि थे वो उनके पीछे खड़े हो गए, और उसके बाद स्टेट जनरल का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के थे। जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो क्या थे, तो पढ़े लिखे थे और शिक्षित लोग थे। ठीक है, किसान और औरत एवं कारीगर का सभा में आना वर्जित था। ये लोग जो है वो सभा में नहीं आ सकते थे। किसान, औरत और काम करने वाले जितने भी मजदूर होते थे वो सभा में नहीं आ सकते थे। फिर भी लगभग क्या हुआ था, तो 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांग की सूची बनाई गई थी। कितने, तो 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी जो भी शिकायत थी, उनका जो भी मांग था, अगर मान लो कर में वृद्धि हो रहा है उसके खिलाफ शिकायत हो, या फिर जो खाद्य पदार्थ है जैसे पावरोटी की कमी हो रही थी उसके खिलाफ शिकायत होगी, तो उन सब शिकायत की क्या की गई थी, तो एक सूची बनाई गई थी, एक लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, प्रतिनिधि क्या किए थे, तो अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग को क्या था, तो एक मत देने का, एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था। ठीक है, इस बार भी क्या करने वाला था, इस बार भी लुई 16 जो सोच रहा था कि यही प्रथा जो है वो चलने वाला है। परंतु क्या हुआ, तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। तीसरे स्टेट के लोगों ने क्या कहा कि अब की बार, इस बार क्या होना चाहिए कि पूरे जितने भी सभा के मतदाता हैं, जितने भी सभा के लोग हैं, सबके द्वारा क्या किया जाए, तो मतदान कराया जाना चाहिए, जिनमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतंत्र सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपने पुस्तक द सोशल कनेक्ट में प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो रूसो ने अपने पुस्तक द सोशल कनेक्ट में प्रस्तुत किया था। और ये जो सिद्धांत था, लोकतंत्र का सिद्धांत, ये कौन लोग चाह रहे थे, तो ये तीसरे वर्ग के लोग चाह रहे थे कि सभी लोग मतदान करें, सभी लोग वोट दे। ठीक है,
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जब सम्राट ने, किसने, तो लुई 16 ने जब इस जो भी ये प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया, कह दिया कि ये प्रस्ताव जो है लागू नहीं होगा, तो तीसरे स्टेट के लोग जो हैं वो विरोध में बाहर चले गए। वो जो सभा था उससे सभी लोग क्या हो गए, तो तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। ये लोग क्या मानते थे कि जो पूरा फ्रांसीसी जो राष्ट्र है उसका जो है ये पूरा अपने आप को प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्षा के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कब हुए, तो 20 जून को ये जमा हुए। ठीक है, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कब किया, तो 20 जून को किया। क्या घोषित किया, तो नेशनल असेंबली घोषित किया। किन्होंने किया, तो तीसरे स्टेट ने किया। ठीक है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने शपथ ले लिया कि अब क्या करना है, तो अब जो भाई सम्राट का जो है शक्ति उसको हमको खत्म कर ही देना है। अब क्या करना है, तो सम्राट का जो है वो शक्ति खत्म कर ही देना है। उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो उनका नेतृत्व मिराविये और आवेसिये ने किया। इनका नेतृत्व किन्होंने किया, तो इनका नेतृत्व मिरावियो और आवेसिये ने किया। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज को याद रखना। मिराविये और आवेसिये किनका नेतृत्व कर रहे थे, तो नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। मिराविये का जन्म जो था वो कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। इनका क्या मानना था कि जिनको जिनको विशेषाधिकार मिला है वो विशेषाधिकार जो है वो खत्म हो जाए। और मिरावियों का जन्म जो था वो कौन से परिवार में हुआ था, तो कुलीन परिवार में हुआ था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि देखो मिराविये का जन्म जो है वो कौन से परिवार में हुआ था। वहाँ आपको ऑप्शन दे देगा पादरी, कुलीन, तीसरे स्टेट, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ऐसा वैसा कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से आपको टिक लगाना है कुलीन परिवार। ठीक है, और देखो मिराविये और आवे जो है, आवेसिये क्या कर रहे थे, तो नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। देखो ये सब चीज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज जो है इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको जो है अभी भी काम देने वाला है, साथ साथ आगे भी काम देने वाला है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते थे कि जो विशेषाधिकार है उसको क्या कर दिया जाए, तो उसे खत्म कर दिया जाए। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्षा में जुटे भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दी। किन्होंने की, तो मिरावियों ने। ठीक है, किन्होंने की, तो मिरावियों ने। उसके बाद आवेसिये जो है वो मिलता पादरी था। वो कौन सा था, तो वो पादरी था। और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक के एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। ठीक है, आवेसिये जो था वो कौन था, तो वो जो था वो मूल्यतः पादरी था। वो कौन से परिवार से था, तो वो पादरी परिवार से था। और वो जो है वो तीसरे स्टेट क्या है, तीसरे स्टेट क्या है इसके बारे में बता रहा था, जिसको बताने के लिए उसने क्या किया, तो एक अत्यंत प्रभावशाली मतलब जो प्रभाव डालता है, जिससे जो है किसी भी चीज पर प्रभाव पड़ता है, तो एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। किन्होंने लिखी थी, तो आवेसिये ने। देखो बाबू ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज आपको याद रखना है हमेशा के लिए। आपको जो है ये सब चीज जो है वो हमेशा जो है आपको ये सब चीज काम देने वाला है। अब देखो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि दिया हुआ है, तो 1774 दिया है। तो 1774 में देखो क्या हुआ था, तो 1774 में जो है वो लुई 16 क्या हुआ था, तो फ्रांस का राजा बना था। सरकारी खजाना जो है वो खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष जो है वो गहराता जा रहा था। लोगों के बीच जो है वो असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा था। 1789 में क्या हुआ, तो 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ, स्टेट जनरल का सभा बना। तृतीय स्टेट जो है वो नेशनल असेंबली का गठन करता है, बास्टिल पर हमला करता है और देहात में किसान का विद्रोह होता है। कब होता है, तो 1789 में। अब देखो 1791 में क्या हुआ, तो सम्राट की शक्तियां पर एक सेकेंड में क्या क्या बोल रहा हूँ, सम्राट की शक्ति पर क्या बोल रहा हूँ, सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। 1791 में क्या किया गया, तो 1791 में जो है वो संविधान बनाया गया। क्यों बनाया गया, कि सम्राट का शक्ति जो है उसको
अंकुश लगाया जाए, उसके शक्ति पर जो है वो उसको शक्ति को जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसकी शक्ति को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए संविधान बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1791 में। अब देखो 1792 से 1793 तक क्या हुआ, इस सब चीज को हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो अभी जान लो कि क्या है। तो 1792 से 1793 में क्या हुआ, फ्रांस जो है वो गणराज्य बनता है, सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है और फ्रांस में डिक्टेटरी का शासन आ जाता है। फ्रांस में किसका शासन आ जाता है, तो डिक्टेटरी का शासन आ जाता है। उसके बाद 1804 दिया हुआ है तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर फ्रांस एक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद फिर 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो हम लोग जो है वो हर चीज को अच्छे से पूरे अच्छे से पढ़ के हम लोग जो है अच्छे से पूरा डिटेल में कंप्लीट करते हैं। तो ये सब जो है ना बाबू, ये सब पूरा मेहनत से बनता है। तो अपना मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना यार, और हो सके तो कमेंट जरूर से कर देना। तो अब देखो अब क्या आता है, तो जिस वक्त नेशनल असेंबली जो है वो संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस जो है वो आंदोलित हो रहा था। पूरा फ्रांस में क्या हो रहा था, तो आंदोलन जो है वो फैलता जा रहा था, लोगों के बीच जो है वो गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो लुई 16 था वो क्या कर रहा था, कर बढ़ाते जा रहा था और उसके बाद साथ साथ पारोटी की भी कमी हो रही थी। तो लोगों के बीच जो है वो क्या हो रहा था, तो आंदोलन बढ़ता जा रहा था, लोग जो है वो आंदोलित हो रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण जो है वो फसल मारी गई और पारोटी की कीमत जो है वो आसमान छू रही थी। आसमान छूना मतलब क्या हो गया बाबू, वो जो है उसकी कीमत जो है वो दिनों दिन रातों रात जो है वो बढ़ते जा रही थी, ठीक है। बेकरी मालिक जो है वो स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, स्थिति का फायदा उठा रहे थे। तो जो पावरोटी था उसको क्या कर रहे थे, उसको जमा करके रखते जा रहे थे कि जमा कर लो, जब मतलब और बढ़ते जाएगा तो बेचते जाएंगे। अभी के भी बहुत से दुकानदार लोग ऐसे ही करते हैं। तो उस समय भी बेकरी मालिक क्या कर रहे थे, तो यही स्थिति में जुटे हुए थे कि इसको जमा करके रखते जाओ। बेकरी की दुकान पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरत की भीड़ ने दुकान पर क्या कर दिया, तो धावा बोल दिया। गुस्सा से क्या कर दिया कि बोला चलो यार आज तो इसको तो हम मार के भगाइए देते हैं। तो सब जो औरत जो थी वो सब क्या हो गई, तो गुस्सा होकर जो है उस दुकान पर धावा बोल दी, हमला कर दी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। सम्राट ने क्या किया, तो बोला कि जाओ सेना लोग, जाओ जाके पेरिस में जो भी आतंक हो रहा है तो लोगों को जाके शांत करवाओ। लेकिन लोगों ने क्या सोच लिया पता है, लोगों ने सोच लिया कि सेना जो है वो हम पर हमला करने आ रहा है, गोली चलाने आ रहा है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। 14 जुलाई 1789 को जो बास्टिल का किला पर लोगों ने हमला कर दिया था ना, 7000 मर्द और औरत ने हमला कर दिया था। तो वही चीज हुआ कि सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और जो भी औरत थी, जो भी मतलब जितने भी भीड़ थे, उन्होंने क्या किया, तो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानुबूत कर दिया। मतलब क्या हुआ, उसे पूरी तरह जो है वो ढहा दिया, उसे पूरी तरह तोड़ दिया, उसे जला दिया गया, ठीक है। देहाती इलाके में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीर के मालिक ने भाड़े पर लठोते लुटेरों के गिरोह जो है वो बुला लिया है। लोगों के बीच क्या फैल गया कि जागीर का जो मालिक है वो क्या किया है, तो भाड़े पर गुंडे बुला लिया है। जैसे अभी के समय में भी होता है ना कि वो वाला एगो वीडियो वायरल हुआ है कि हाँ भाई सुनना सामान लेके पहुंच, वो वाला वीडियो वायरल हुआ है ना। तो उसी तरह लोगों के बीच क्या हुआ था, तो ये जो है लोगों के बीच फैल गया था अफवाह कि जागीर का मालिक जो है वो भाड़े पर गुंडे बुला रहा है, जो पकी हुई फसल को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिले में भय के आतंक होकर किसान ने कुदाल और बेलचे से ग्रामीण किले पर आक्रमण कर दिया। लोगों ने क्या किया, तो कुदाल और बेलचा लेके, बेलचा जो होता है ना बड़ा मतलब मिट्टी जिससे कोड़ा जाता है, कुदाल से भी मिट्टी कोड़ा जाता है, तो उनसे लोगों ने क्या किया, तो बड़े बड़े किले पर हमला करना चालू कर दिया। ग्रामीण किला पर क्या किया, तो आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। जितना भी अन्न का भंडार था, जहां जहां पर अनाज को भंडार करके रखा गया था, उन सबको इन्होंने लूट लिया और लगान से जो भी संबंधित दस्तावेज था, जो भी
टैक्स के बारे में बताता था कि कितना किस पे टैक्स लगेगा, कब लगेगा और किनको किनको देना है। तो इन सभी दस्तावेज को उन्होंने जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में जागीर जो है वो छोड़कर भाग गए और बहुत ने क्या किया, बहुत लोगों ने पड़ोसी राज्य में जाकर शरण ले ली, पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। कुलीन वर्ग के लोगों के बीच ना डर बैठ गया कि अगर हम पकड़ा गए बाबू तो हमको भी पकड़ के ये लोग जो है ना बहुत मारेगा। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने देश छोड़कर वो लोग भाग गए। अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। आखिरकार क्या किया, तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता जो है अब संविधान पर अंकुश होगा। और इन्होंने क्या मान लिया कि इसकी जो सत्ता है वो अब संविधान पे अंकुश होगा। अब जो है पूरी तरह संविधान के रूप में चलेगा कि अब जो संविधान बोलेगा उसी तरह से जो है वो पूरी तरह जितना भी शासन होगा, जो भी नियम बनेगा वो सब क्या होगा, संविधान के रूप मतलब संविधान के अनुरूप होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक सेकेंड हाँ तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधकों वाली समानती व्यवस्था के अनुन्मूलन का आदेश पारित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो 4 अगस्त, ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या किया, तो कर, कर्तव्य और बंधनों वाली सीमांती व्यवस्था के अनुन्मूलन का आदेश पारित किया कि अब ये सब चीज जो है वो खत्म हो जाएगा। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए विवश किया। पादरी वर्ग के पास क्या विशेषाधिकार था कि वो लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे जाके। ठीक है, धार्मिक कर जो है वो समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जो है वो जब्त कर ली गई। जो चर्च के पास जो जमीन था, आपने देखा था कि जो मतलब 60% जमीन था वो किसके पास था, तो पहले 2 स्टेट के लोगों के पास, पादरी और कुलीन वर्ग के पास था ना। तो उन लोगों का भी क्या किया गया, उन लोगों का जमीन जो है, चर्च वाला जो जमीन था उसे जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति जो है वो सरकार के हाथ में लग गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले कर खत्म कर दिया और जो भी कर्तव्य वगैरह था, जो भी बंधन था, उन सबको खत्म कर दिया। और जो विशेषाधिकार वाले लोग थे पादरी वर्ग के, उनको क्या कहा गया कि तुम जो है अपना विशेषाधिकार छोड़ दो। उसके बाद जो है जितना भी संपत्ति था चर्च का, उस सब को क्या किया, जब्त कर लिया। और संपत्ति जब्त करने के बाद जो है सरकार के हाथ में 20 अरब लिब्रे की संपत्ति आ गई थी। ठीक है, कितनी की संपत्ति आ गई थी, तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति आ गई थी। ये सब याद रखना। अब देखो, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब क्या हुआ, तो फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। कब किया, तो 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्ति को सीमित करना। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट का जो शक्ति है उसको हम लोग जो है कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको हम लोग जो है एक लिमिट लगा देते हैं कि इतना ही शक्ति जो है वो सम्राट के पास होना चाहिए, इतना ही शक्ति जो है वो राजा के पास होना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्ति को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया जाए। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, तो एक व्यक्ति मतलब राजा के हाथ में पूरा पावर होता था कि राजा ही जो है, राजा जो डिसीजन लेगा वही लास्ट डिसीजन होगा। तो उन सब चीज को हटाकर क्या किया, तो अलग अलग संस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसने जो भी शक्ति का जो भी शक्ति था वो सबको इस सब में बांट दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस प्रकार क्या हुआ, तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, जो कि देखो यहाँ पर जो चित्र है उसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में दिया गया है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक देखो बाबू वो होता था जो वोट दे सकता था। ठीक है, मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़, क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो 2.8 करोड़ की जनसंख्या। ठीक है, उसमें कितने मताधिकार वाले लोग थे, तो 40,000 लोग थे। लगभग 40,000 लोग ही वोट देने वाले थे, क्योंकि महिला वोट नहीं देती थी। महिला क्या करती थी, तो महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।
तो ये लोग वोट देते थे, इससे निर्वाचिका बनती थी। इसमें क्या होते थे, तो 50,000 पुरुष होते थे, 50,000 पुरुष होते थे, 50,000 जो है वो मेंस होते थे। उसके बाद यहाँ पर से बढ़ के क्या होता था, ये लोग वोट देते थे, 50,000 लोग वोट देते थे। इसमें नेशनल असेंबली के सदस्य चुनते थे। नेशनल असेंबली के कितने सदस्य थे, तो 745 सदस्य थे। ठीक है, इसका नियंत्रण जो है वो किस पर था, तो ये जो है नियंत्रण किस पे रखता था, तो राजा पे। ये किस पे नियंत्रण रखता था, तो सम्राट पे। लेकिन सम्राट क्या कर सकता था, तो इसके जो भी नियम कानून है उसको निषेध कर सकता था। अब जैसे मान लो कोई नियम बनाया, वो जो है राष्ट्र के हित में नहीं है, देश के हित में वो जो है नियम नहीं है, तो राजा उसको क्या कर सकता था, निषेध कर सकता था, मतलब उस चीज को मना कर सकता था कि ये नियम जो है पारित नहीं होगा। ठीक है, नेशनल असेंबली जो है और किस पे नियंत्रण रखता था, तो मंत्री पर नियंत्रण रखता था। किस पर नियंत्रण रखता था, तो मंत्री पर नियंत्रण रखता था। साथ साथ ये जो सक्रिय नागरिक होते थे, ये वोट देते थे न्यायाधीश का, न्यायाधीश चुनते थे। न्यायपालिका में वोट देकर ये क्या करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, न्यायाधीश चुनते थे। ठीक है, अब देखो बाबू आता है निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक तो हम लोग जान गए, जो वोट देते थे। और निष्क्रिय नागरिक क्या हो गए, तो मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ है इनके पास। ये लोग क्या करते थे, तो वोट नहीं दे सकते थे। लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चा और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। कितने से कम उम्र के, तो 25 साल से जो कम उम्र के थे उनको जो है वो क्या था, तो वोट देने का अधिकार नहीं था। महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, बच्चे को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब क्या आता है, सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। संविधान ने क्या किया कि अब जो कानून बनेगा बाबू, वो कानून कौन बनाएगा, तो नेशनल असेंबली बनाएगा। तो ये कब हुआ, तो 1791 में, 1791 में। ये सब डेट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस सब से ही एमसीक्यू बनता है। ठीक है, नेशनल असेंबली जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों चुनी जाती थी, देखो यहाँ से लोग इनको वोट देते थे, तो ये लोग चुनते थे इनको, नेशनल असेंबली वाले को। तो अप्रत्यक्ष ही था ना, यहाँ से ये लोग डायरेक्ट तो इनको चुनते नहीं थे। डायरेक्ट चुनते तो क्या होता, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इनडायरेक्टली चुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप हो रहा है। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह को चुना करते थे। नागरिक क्या करते थे, तो निर्वाचक समूह को चुना करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। ये क्या करते थे, तो निर्वाचक समूह को चुनते थे, जो नागरिक होते थे निर्वाचक समूह को चुनते थे। और उसके बाद ये लोग क्या करते थे, नेशनल असेंबली को चुना करते थे। यही बात यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या था, तो सभी नागरिक को मतदान का अधिकार नहीं था। सभी लोग जो है वो वोट नहीं दे पाते थे। 25 साल से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक माना जाता था। ठीक है, जो क्या करता था, दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता था। ठीक है, ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जो लगभग 3 दिन का मजदूरी, जितना 3 दिन काम करेगा, अगर मान लो 50 रुपया एक दिन में कमा रहा है या 100 रुपया कमा रहा है, तो 50 रुपया मान लेते हैं, तो 50 का 3 क्या हो गया, तो 150। 3 दिन में कितना कमाएगा, 150 रुपया। अगर 150 रुपया कर चुका रहा है, तब ही उसको क्या है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, शेष पुरुष और महिला को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये लोग क्या है, तो निष्क्रिय हैं, ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने वाले असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाता और उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। इसमें क्या था, ये जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो था वो क्या बनाया गया था, कि निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो 50,000 का जो सदस्य था निर्वाचक, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए क्या था, तो लोगों को जो है असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाता मतलब टैक्स चुकाने वाला होना चाहिए, और साथ साथ उच्च श्रेणी वाला होना चाहिए, मतलब पैसा वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है वो योग्यता उसे प्राप्त होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो इनको जो है आप खुद से पढ़ लेना कि पुरुष और जो भी नागरिक थे उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो संविधान जो था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। संविधान क्या था, तो पुरुष और नागरिक का जो भी अधिकार था उसके साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नैसर्गिक क्या हो गया, देखो बाबू, जिसको जन्म से अधिकार मिलता है, जन्मजात अधिकार मिलता है। जैसे राजा का बेटा है तो पहले क्या था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, तो जिसे जन्मजात अधिकार मिलता है। अर्थात ये अधिकार जो है वो प्रति व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। इन सब चीज को क्या किया गया, हटा दिया गया। इन अधिकारी को छीना नहीं जा सकता। एक सेकेंड, हाँ, तो इन सब मैंने बोल दिया हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तो इन सब अधिकार को जो है वो छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करे, मतलब जो उनको जन्मजात अधिकार मिला है उसकी रक्षा करे। ये सब जो है राज्य का कर्तव्य माना गया। किसी देश का जो है उस समय, किसी देश बोलता हूँ, उस समय क्या किया गया, तो उस समय जो है फ्रांस का जो है कर्तव्य माना गया, ठीक है, कि लोगों का जो है जन्मजात अधिकार का क्या करे, तो रक्षा करे। अब देखो, क्रांतिकारी पत्रकार जैन पॉल मराठ ने अपने अखबार लामी द पीपल, यानी जनता का मित्र, जिसको हिंदी में जनता का मित्र कहा जाता है, उसमें उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी लिखी, उस पर एक कमेंट लिखा। उन्होंने क्या कमेंट किया कि जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार जो है वो अमीर को सौंप दिया गया है, अमीर लोगों को सौंप दिया गया है, और गरीब और शोषित की दिशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती है। इनका क्या कहना था कि गरीब पे जो शोषण हो रहा है वो कभी भी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुधर नहीं सकती है। यह इस बात का अटाक्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करते हैं। इस बात का यह परिणाम है कि धन वाले जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कानून को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर भी ये कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग इन्हें मानेंगे। ये कानून कब तक चलेगा, जब तक लोग इसको मानेंगे। ये किन्होंने कहा, तो जैन पॉल मराठ ने, ठीक है, जीन पॉल मराठ ने कहा था ये बात, कि जिस तरह उन्होंने कुलीन द्वारा लादे हुए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। जिस तरह कुलीन वर्ग के द्वारा जो भी कानून थोपा गया था उसको लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया, उसी तरह एक बार जो है वो क्या होगा, तो अमीरों का हश्र होगा। अब देखो, यहाँ पर आता है राजनीतिक प्रतीक के मायने। तो 18वीं सदी में जो थे, स्त्री और पुरुष ज्यादातर वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो क्या करते थे, तो महत्वपूर्ण विचार का प्रसार करने के लिए छापे हुए शब्द के बजाय अक्सर जो है वो लोग क्या करते थे, आकृति एवं प्रतीक का प्रयोग करते थे। आकृति, जो भी चित्र होता था या फिर कोई भी प्रतीक होता था, उसका प्रयोग करते थे। ले बार्बिये ने अपने पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीक का प्रयोग किया था। अनेक जो भी अनेक मतलब ये थे प्रतीक थे, उसका इन्होंने प्रयोग किया था। किन्होंने, तो ले बार्बिये ने, ठीक है, ले बार्बिये ने अपने पेंटिंग में जितने भी घोषणा पत्र थे उसके बारे में जिक्र किया था। तो पहला आता है टूटी हुई जंजीर। जो जंजीर है, जो हथकड़ी है, जो टूटा हुआ है, उसका क्या अर्थ था कि दास को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। जो भी गुलाम होते थे उसको बांधने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, तो जंजीर का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी जो है उनकी आजादी का प्रतीक था। जो भी दास थे उनका आजादी जब भी हो जाता था तो उसका प्रतीक क्या था, टूटा हुआ जंजीर। ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि टूटा हुआ जंजीर जो था वो किस चीज का प्रतीक था, तो टूटा हुआ जंजीर जो था वो दास प्रथा से आजादी का प्रतीक था। किसका था, तो दास प्रथा से आजादी का प्रतीक था। अब देखो, छड़ों का वंशीदार गट्ठर, ठीक है, छड़ों का वंशीदार गट्ठर, ये क्या है, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। ये किस चीज का है, तो ये एकता में बल के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये जो छड़ों का जो वंशीदार गट्ठर है, इसका मतलब क्या है, एकता का प्रतीक। ये सब याद रखना। उसके बाद देखो, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, इसका मतलब क्या है कि सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सर्वदर्शी आंख क्या है, तो वह जो है ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरण जो है वो अज्ञान रूपी अंधेरे को
मिटा देती है। सूरज की किरण क्या है, तो अज्ञान रूपी, जिसको ज्ञान नहीं है उसके जो भी अंधेरे हैं उसको क्या करती है, मिटा देती है। राजदंड क्या है, तो ये शाही सत्ता का प्रतीक है। ये क्या है, राजदंड क्या है, तो शाही सत्ता का प्रतीक है। इन सब से आपका जो है एमसीक्यू बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। अपनी पूंछ मुंह में लिया हुआ सांप, ये देखो सांप जो है वो अपने पूंछ को अपने मुंह में लिया है, इसका क्या अर्थ है। सनातनता का प्रतीक, अंगूठा का कोई और छोर नहीं होता, इसमें मतलब क्या है कि अंगूठा का कोई और छोर नहीं होता है, ठीक है। ये किसका प्रतीक है, तो सनातनता का प्रतीक है, ठीक है, सनातनता का प्रतीक है। क्या चीज है, तो सांप जो है वो अपने मुंह पूंछ जो है अपना मुंह में लेके रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो टोपी है लाल कलर की, लाल फ्राइजियन टोपी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। जो भी गुलाम लोग थे उनके द्वारा जब वो ये हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे, तो उनके द्वारा ये टोपी पहनी जाती थी। अब देखो नीला सफेद लाल, नीला सफेद लाल का अर्थ क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। ये क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। अब है ड्रेनो वाली स्त्री, तो ड्रेनो वाली स्त्री का मतलब क्या है, कानून का मानवीय रूप। क्या है, तो कानून का मानवीय रूप, ठीक है। उसके बाद आता है विधिपट। ये क्या है, तो विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। इसका क्या अर्थ है, विधिपट का मतलब क्या है कि कानून जो है वो सबके लिए समान है और उसके नज़र में सब लोग एक जैसा है। सब लोग क्या है, तो एक बराबर है, ना कोई ज़्यादा अमीर है ना कोई ज़्यादा गरीब है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आता है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। देखो फ्रांस में राजतंत्र का जो है अब क्या होता है, अब खत्म हो जाएगा, राजतंत्र खत्म हो जाएगा और पूरी तरह गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी। राजा का जो है शासन हट जाएगा और अब क्या होगा, तो अब चुनाव का प्रक्रिया जो है वहाँ पर चालू हो जाएगा। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। जितना भी समय आया तनावपूर्ण बना रहा, लोगों के बीच गुस्सा था क्योंकि जो टैक्स था वो बढ़ता जा रहा था और साथ साथ क्या था, पावरोटी की कीमत भी बढ़ती जा रही थी। और क्या हो रहा था, तो और जो है लोगों को ये भी आशंका हो गई थी कि जो है राजा वो सैनिक बुलवा रहा है बाहर से हम लोगों को के ऊपर हमला करने के लिए। तो इन सब चीज़ से लोगों के बीच जो है वो तनावपूर्ण माहौल था। लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लुई 16 ने क्या किया था, ये संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन ये क्या कर रहा था पता है, शातिर बहुत था लुई 16। लुई 16 क्या कर रहा था, तो प्रसा के राजा, फ्रांस के पास ही एक कंट्री है प्रसा, जो पहले कंट्री थी फ्रांस के पास, अभी शायद से वो ये हो गई है, मतलब अब जो है ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर ही मिल गई है। तो प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी जो थे वो चिंतित थे। क्यों, क्योंकि फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस में ये हो रहा था कि लोग जो है वो भड़क रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, वो राजा को हटाना चाह रहे थे। तो और भी जितना आसपास का देश था वो भी राजा सब सोच रहे थे कि कहीं ऐसा हमारे देश में भी हो गया, यहाँ की भी जनता भड़क गई और कहीं हमें भी हटा दे। तो इन सब चीज़ से क्या था, तो लोगों के बीच चिंता था। तो फ्रांस का राजा और प्रसा का राजा जो है वो गुप्त वार्तालाप कर रहा था। क्या वार्तालाप कर रहा था कि आप जो है सैनिक भेज दो। फ्रांस का राजा जो था लुई 16 क्या कह रहा था प्रसा के राजा को कि आप सैनिक भेज दो और यहाँ पर जितने भी जनता हैं उन सब के ऊपर जो है हमला हो जाएगा और फिर क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो ऐसा ये लोग क्या कर रहा था, ऐसा ये लोग प्लान ही बना रहा था, ठीक है। ये लोग क्या कर रहा था, तो प्लान ही बना रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटना को नियंत्रण करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। ये जो शासक लोग थे, प्रसा के जो राजा थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, लुई 16 ने सोचा कि प्रसा के राजा को मना लेते हैं और वो सेना यहाँ पर भेज देंगे। लेकिन पता है परिस्थिति जो है ना वो इसकी बिल्कुल अलग हो गई। क्यों, क्योंकि ये लोग प्लान बनाता ही रह गया और नेशनल असेंबली का जितना भी सदस्य था उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा करते हैं, हम ही पहले जो है हमला कर देते हैं। राजा जो प्लान बनाते राजा, इन लोगों का प्लान बनता रह गया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली वालों ने, लेकिन जब तक यह योजना पर अमल होती, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया,
ठीक है। कब पारित किया? तो अप्रैल 1792 में। किसके खिलाफ युद्ध का जो है घोषणा पारित किया था? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। किसने किया था? तो नेशनल असेंबली ने। ठीक है, यहाँ से देखो 3 MCQ बन गया ना। तो देखो पूरा जो है हिस्ट्री में आपको जो है क्वेश्चन वगैरह कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो डिटेल में पूरा पढ़ना है। इसीलिए अगर कहीं पे भी आपको बस नोट से पढ़ाया जा रहा है, अगर कहा जा रहा है कि ये रट लो वो रट लो, तो वैसा नहीं करो, पूरा NCERT पढ़ो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से 1000 स्वयं सेना की भर्ती की गई। ठीक है, स्वयंसेवी सेना, स्वयंसेवी मतलब जो खुद से सेवा देना चाहता है, उन लोगों को भर्ती किया गया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो युद्ध कर रहे हैं, तो वो कुलीनों के विरुद्ध युद्ध हो रही है, कुलीनों के विरुद्ध जनता के रूप में, जंग के रूप में लोगों ने लिया कि ये जो है जनता का युद्ध है, जनता जो है वो कुलीन के खिलाफ युद्ध करने वाली है। ठीक है, इस युद्ध में उन्होंने क्या सोचा? तो उन्हें इस युद्ध को यूरोपीय राजा एवं कुलीन वर्ग के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में उन्होंने लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ठीक है, तो उनके होठ पे जो देशभक्ति की जो तराने थे, जो देशभक्ति के जो गाने थे, वो कवि रॉजेट द लाइल के द्वारा रचित मिसालें भी थी। ठीक है, मार्सिले भी थी। और जिसे कि बाद में क्या किया गया? बाद में जो है यह गीत को जो है ना, फ्रांस का जो नेशनल एंथम होता है, जैसे हम लोग का नेशनल एंथम है जन गण मन, तो उसी तरह फ्रांस का जो है वो राष्ट्रीय गान क्या हो गया? तो मार्सिलेस। ठीक है, मार्सिलेस ये हो गया। ठीक है, तो यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवी ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाना का नाम मार्सिले हो गया। और अब यह फ्रांस का क्या है? तो राष्ट्रगान है। मैंने बताया ना फ्रांस का राष्ट्रगान है, जैसे यहाँ का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है, उसी प्रकार फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो मार्सिले। ठीक है, क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुष के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार की जो रोजी रोटी थी वो किसके ऊपर आ गई? तो महिलाओं के कंधे पर आ गई, क्योंकि जितने भी मर्द थे, जितने भी पुरुष थे, वो सब कहाँ चले गए थे? वो सब युद्ध लड़ने चले गए थे। तो अब घर की जिम्मेदारी पूरा जो है वो किस पर आ गई थी? औरतों पर आ गई थी। अब उनके ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी आ गई थी कि अब उन्हीं को रोजी रोटी चलाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चे को अच्छे से रखना है, ये सब जिम्मेदारी सब औरतों के ऊपर आ गई थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को क्या लगता था कि क्रांति का जो हिस्सा है उसको आगे बढ़ाने का ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में जो संविधान लागू हुआ उसमें सिर्फ अमीर को ही क्या हुआ? तो फ़ायदा हुआ। उसमें क्या हुआ? सिर्फ अमीर को ही फ़ायदा हुआ, अमीर को ही जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपने कार्य योजना पर बहस करते थे। लोग क्या करते थे? तो राजनीतिक क्लब जो होता था वहाँ पर अड्डा जमा लेते थे और वहाँ पर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना के बारे में बहस करते थे कि आखिर में सरकार ने कौन सी नीति बनाई और हमें उसके खिलाफ जो है कौन सा योजना करना है। ये सब पे लोग योजना बनाते थे। इनमें से जैकबिन क्लब, इनमें से जोकाबिन है। ठीक है, कुछ कुछ जैकबिन बोलते हैं, कुछ जोकाबिन बोलते हैं, तो अलग अलग तरह से है। इंग्लिश में जैकबिन है, हिंदी में जोकाबिन है। तो ठीक है, तो जैकबिन क्लब सबसे सफल था। इनमें से कौन सा क्लब जो सबसे ज़्यादा सफल था? तो जैकबिन। याद रखना कि कौन सा क्लब जो था वो सबसे ज़्यादा सफल था, तो जैकबिन क्लब सबसे ज़्यादा सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेव के नाम पर पड़ा। जिसका नाम किस पर पड़ा था? तो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेव के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। जो क्या हुआ था? तो ये जो राजनीतिक समूह हो रहा था ना, उसका ये बन गया था, अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिला भी सक्रिय थी। इस पूरी अवधि में क्या थी? तो महिला भी एक्टिव थी और उन्होंने भी अपने कई क्लब बनाए थे। महिलाओं ने भी अपने कई ज़्यादा क्लब बनाए, जैसे एक जैकबिन क्लब हो गया। तो जैकबिन क्लब जो था वो किसका था? तो वो पुरुषों का था। ठीक है, लेकिन महिला भी सक्रिय थी, तो वो भी चाहती थी कि हमारा भी कोई क्लब हो, हम भी कहीं पे जाके बहस करें, हम भी कहीं पर जाके सरकार की नीति के बारे में
बहस करें, ठीक है, और अपने कार्य योजना के बारे में बहस करें। तो उसमें जो है महिलाएं भी सक्रिय थी और उनके भी अपने क्लब थे। तो इसके बाद जो खंड 4 आएगा ना, अभी देखो हम लोग खंड 3 पढ़ रहे हैं ना, ये जो है हमारा खंड 3 है, ठीक है। खंड 4 आएगा तो उसमें हम लोग जानेंगे कि महिला जो है वो किस प्रकार अपनी गतिविधि से जो है वो किस प्रकार जागरूक हो रही थी, ठीक है। तो अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधि एवं मांगों के बारे में जानेंगे कि आखिर में महिला की जो है क्या मांग थी और उन्होंने क्या क्या गतिविधि किया, ठीक है। जैकबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, ठीक है। जैकोबिन क्लब के लोग जो थे वो कहाँ से आते थे, तो जो समाज में जैसे मतलब कम समृद्ध हो गया, जो मिडिल क्लास से हो गए, जो कारीगर हो गए, जो दुकानदार हो गए, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, सफाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। इनमें कौन कौन शामिल थे, तो छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, उसके बाद घड़ी साज, सफाई करने वाले और नौकर आदि इसमें शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। उनका नेता कौन था, तो मैक्समिलियन नेता था, ठीक है। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जो है वो नेता था। ये सब याद रखना। जैकोबिन क्लब का जो है जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो कौन था, तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। मैं जैकोबिन बोल रहा हूँ लेकिन लिखा हुआ है जैकोबिन, तो थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है क्योंकि ये सब जो है ना थोड़ा मतलब अलग वर्ड है यार। हम लोग के इधर जो है अलग वर्ड यूज़ होता है, उधर अलग वर्ड यूज़ होता है, तो उसमें बोलने में थोड़ा सा ये हो जाता है, प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारदारी लंबी पल्तून पहनने का निर्णय किया था। उन्होंने क्या किया था, तो एक पल्तून पहनने का निर्णय किया था। जैसे देखो यहाँ पर ड्रेस जो दिया है ऐसा था, ठीक है। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों को खुद से अलग करने के लिए किया था। क्योंकि देखो कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनका अलग कपड़ा था, पादरी वर्ग के जो चर्च के लोग होते थे उनका अलग कपड़ा होता था। तो इन्होंने भी सोचा कि हम लोग भी जो है वो एक कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ये जो है ये जो कपड़ा पहनते थे इनसे उनका मतलब क्या आश्रय था, आखिर में ये लोग कपड़ा क्यों पहनते थे, तो ये कपड़ा पहनने का रीज़न ये था कि कुलीन का जो है सत्ता अब समाप्त हो गया है, ये दर्शाने के लिए ये लोग ये कपड़ा पहनते थे। कौन पहनते थे, तो जैकोबिन लोग, ठीक है। जैकोबिन लोग ये वाला कपड़ा पहनते थे, ठीक है। तो देखो इनको जो है ना 100 कुलौत बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था, तो 100 कुलौत बोला जाता था, जो कि बिना ब्रचेस वाले 100 कुलौत बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों का तस्वीर दिया हुआ है। इसलिए क्या होता था, तो जैकोबिन जो थे उनको क्या कहा जाता था, 100 कुलौत के नाम से जाना जाता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिना घुटने वाले, ठीक है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि 100 कुलौत का मतलब क्या होता था, तो बिना घुटना वाले। 100 कुलौत पुरुष जो है वो लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये लोग लाल रंग का टोपी क्यों पहनते थे, तो क्या जवाब दीजिएगा, कि लाल रंग का टोपी इसलिए पहनते थे कि फैशन था? नहीं बाबू, लाल रंग का टोपी इसलिए पहनते थे क्योंकि ये क्या था, तो स्वतंत्रता का प्रतीक था, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला जो चित्र था, ये वाला जो है लाल रंग का टोपी, तो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। तो लाल रंग का जो टोपी था वो किस चीज़ का प्रतीक था, तो स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को ऐसी करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो एक विद्रोह करने का योजना बनाया कि चलो अब जो है बहुत ज़्यादा ये हो गया, महंगाई बढ़ गया है, तो अब ऐसा करते हैं, अब जाके विरोध कर देते हैं, अब जो है लड़ाई झगड़ा करने से ही काम होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, तो हिंसक विद्रोह, क्या किया था, हिंसक विद्रोह। हिंसक विद्रोह में क्या हो गया, लट्ठे उठे चलेगी,
उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा होगा, मार पिटाई होगा। तो ये सब जो है करने का इन्होंने योजना बनाया। कब किया? तो सन 1792 की गर्मियों में। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षक को मार डाला। उन्होंने क्या किया? तो 10 अगस्त को जो है वो महल पर हमला कर दिया और राजा के जो भी रक्षक थे उनको मार गिराया। ठीक है, उनको क्या किया? तो मार डाला और खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बना लिया। इन्होंने क्या किया? तो 10 अगस्त को जो एक दिन भड़क गए। 10 अगस्त को सब लोग भड़क गए कि चलो अब तो है ना मार पिटाई करना ही है। तो सब लोग महल पे जाके धावा बोल दिए, हमला कर दिए और वहाँ पर क्या किए? जो राजा का रक्षक था उसको मार दिया और राजा को क्या किया? तो राजा को कई घंटे तक जो है वो बंधक बना लिए। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। बाद में क्या हुआ? तो जो नेशनल असेंबली था उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो है शाही परिवार, जो राजा के घर के लोग थे, उनको क्या किया? तो उन लोगों को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, उनको क्या किया गया? तो मतदान का अधिकार किया गया। लेकिन नेशनल असेंबली में क्या था? तो नेशनल असेंबली में क्या किया गया था? तो 25 वर्ष से जो भी अधिक थे, जो कर देते थे, लगभग 3 दिन का मजदूरी के बराबर कर देते थे, उनको ही बस क्या किया गया था? तो मतदान का अधिकार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? लेकिन यहाँ पर जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले, जितने भी 21 साल से ज़्यादा के हैं, मतलब 20 साल वाले लोग वोट नहीं दे सकते थे। 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल से लेके जितने भी उम्र तक आदमी जिंदा रहता है उतना उम्र तक वोट देने का अधिकार दे दिया गया। फिर उनके पास संपत्ति हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, नवनिर्वाचित असेंबली ने कन्वेंशन का नाम दिया। जो नया निर्वाचित असेंबली था उनको क्या नाम पड़ा? तो उनको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1992 को, 1900 बोलता हूँ यार, 1700 है, मैं क्या 1900 बोल रहा हूँ। तो 21 सितंबर 1792 को इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। डेट याद रखना बाबू, डेट जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, 10 अगस्त को ये लोग क्या किए? तो 10 अगस्त को हमला किए और 21 अगस्त को क्या किया गया? तो 21 अगस्त बोलता हूँ, फिर कहाँ मेरा माइंड है। तो 21 सितंबर को क्या किया गया? तो फ्रांस में राजतंत्र का समाप्ति हो गई। राजतंत्र की समाप्ति हो गई और क्या कर दिया गया? तो गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र, देखो, गणतंत्र जो है सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ठीक है, सरकार और उनके प्रमुख, जैसे मंत्री हो गया, विधायक हो गया और भी तरह तरह का चीज़ हो गया, तो उनका चुनाव कौन करते हैं? तो उनका चुनाव जो है जनता करते हैं। ठीक है, उनका चुनाव कौन करता है? तो जनता करती है। एवं वंशानुगत राजशाही नहीं है। इसमें जो है वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, राजतंत्र तो खत्म हो गया ना, मतलब मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बन सकता है। ऐसा चीज़ जो है इसमें बिल्कुल नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कोई देश है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं भारत का, अमेरिका का, चाइना का, तो ये लोग देश कब गणतंत्र बने, कब इनमें जो है राजतंत्र खत्म हुआ, ये सब के बारे में आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, उतना जो है ना करने का ज़रूरी नहीं है, बस जितना दिया है टॉपिक में उतना ही करो। ये सब जो है ना ऐसे ही बोलते रहता है। तो चलो, तो देखो बाबू, याद रखना 10 अगस्त को वो लोग भड़के थे, 10 अगस्त को उन्होंने हमला किया था और 21 अगस्त को जो है वो गणतंत्र राज्य बन गया, राजतंत्र का अंत हो गया। अब देखो, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, लुई 16 को क्या किया गया? तो मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्क्रेड में उनकी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ठीक है, याद रखना कब फांसी दी गई? तो 21 जनवरी 1793 को। कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 को उनको फांसी दी गई और जल्द ही रानी मैरी एंटोइनेट की भी यही हश्र हुआ। और फिर क्या हुआ? तो मैरी जो थी, मैरी उनकी जो पत्नी थी, मैरी एंटोइनेट,
इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो रानी थी, उनको उनका भी यही हश्र हुआ, उनके साथ भी सेम चीज़ किया गया। देखो यहाँ पर एक शब्द आता है देशद्रोह। तो अपने देश या सरकार के साथ जो विश्वासघात करता है, जो उनके साथ धोखा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो देशद्रोही कहा जाता है। ठीक है, डेट सब याद रखना कि 21 जनवरी को 1793 को 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अब देखो आतंक का राज है। अब क्या आता है? आतंक का राज। तो 1793 से 1794 के कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है। ये सब याद रखना कि आतंक का राज जो है, आतंक का युग जो है वो कब का था? तो 1793 से लेकर 1794 के बीच के युग जो थे उसको क्या कहा जाता है? आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्ती नीति अपनाई। रॉबेस्पियर ने क्या किया? तो नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रॉबेस्पियर कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कौन था? तो ये जो था जैकोबिन क्लब का नेता था। कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता था। तो रॉबेस्पियर ने क्या किया? रॉबेस्पियर ने जो दंड जो मिलता था लोगों को, जो सजा मिलती थी, उसमें जो है सख्ती नीति अपनाई। तो उसके हिसाब से क्या था? उसके हिसाब से गणतंत्र का जो भी शत्रु था, किसके हिसाब से? तो रॉबेस्पियर के हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, फिर चाहे कुलीन वर्ग के हो, पादरी वर्ग के हो या अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से सहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। क्या किया गया? तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और उनके जो भी समर्थक थे, उन सबको क्या किया गया? तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय जो है उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर जो है वो कलम कर दिया जाता था। ठीक है, गिलोटिन क्या होता था? तो गिलोटिन जो है ना वो एक फांसी देने वाला ये होता था, यंत्र होता था। ठीक है, जो कि आपको इस जगह पर दिख रहा होगा। तो गिलोटिन जो होता था वो फांसी देने वाला यंत्र होता था, उसके थ्रू जो है फांसी लगाया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? तो उनके थ्रू जो है फांसी दिया जाता था। ठीक है, गिलोटिन जो है वो दो खंबे के बीच लटके आरे वाले मशीन था। वो क्या था? तो दो खंबे के बीच लटका हुआ एक आरी वाला मशीन था। उसमें एक ब्लेड होता था जिस पर एक अपराधी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। ठीक है, गिलोटिन मशीन जो था उसका आविष्कार जो करने वाला कौन था? तो डॉक्टर गिलोटिन था। ठीक है, और वो जो मशीन था वो किस चीज़ के लिए था? तो वो जो है सर से धड़ अलग करने के लिए, सर से जो है धड़ को अलग करने के लिए किया गया था। तो रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की जो थी अधिकतम सीमा तय कर दी। उन्होंने क्या किया? तो रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा जो है वो तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसान को अपना अनाज जो है वो शहरों में ले जाकर बेचने के लिए कीमत जो है वो तय कर दी गई और उसके लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत क्या हुआ? महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। महंगा सफ़ेद आटा जो होता था उस पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिक के लिए साबुत गेहूं से बने और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना जो है वो अनिवार्य कर दिया। जो मतलब जो सफ़ेद आटा होता था उसका इस्तेमाल जो है वो कम करवा दिया। जैसे देखो अभी मैदा होता है, मैदा जिससे पूड़ी वगैरह बनता है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, बहुत ज़्यादा वाइट होता है। लेकिन जो गेहूं का आटा होता है, जो पिसा हुआ गेहूं का आटा होता है, वो क्या रहता है? तो वो साबुत रहता है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब खुरदुरा टाइप में रहता है। ठीक है, तो उस पर जो है सबको क्या कर दिया गया? तो वही रोटी खाना है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का व्यवहार आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है, बोलचाल में भी लोगों को क्या कहा गया? तो कि बोलचाल में भी जो है वो बराबर होना चाहिए सबका। ठीक है, परंपरागत मॉन्स्यूर मतलब हो गया महाशय। ठीक है, महाशय जैसे किसी को कहते हैं ना कि मिस्टर, तो मॉन्स्यूर कहा जाता था। एवं मदाम मतलब महोदया, पहले क्या कहा जाता था? तो मॉन्स्यूर और मदाम कहा जाता था। इसके स्थान पर अब क्या किया गया? तो फ्रांसीसी पुरुष एवं महिला को सितोयन, जो नागरिक था उसे क्या कहा गया? तो सितोयन। जो पुरुष था उसे सितोयन कहा गया और जो स्त्री थी उसे सितोयन कहा गया। क्या कहा गया? तो सितोयन कहा गया। ठीक है, पहले क्या कहा जाता था? तो मॉन्स्यूर और मदाम कहा जाता था,
जिसको कि बदल के क्या किया गया, तो सितोइन और सितोन, सितोइन और सितोइन कहा गया। ठीक है, ये सब जो है याद रखना कि मदाम को बदल कर क्या कर दिया गया, तो सितोइन कर दिया गया, और मॉन्स्यूर को बदल के क्या कर दिया गया, तो सितोइन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। जो भी चर्च थे उसको बंद कर दिया गया और उनका जितना भी भवन था उसमें क्या कर दिया गया, तो बैरक या दफ्तर, ऑफिस वगैरह बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीति को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। इनके जो समर्थक थे वो भी करने लगे त्राही त्राही, जय हो जय हो जय हो रॉबेस्पियर की, जय हो रॉबेस्पियर की। अंततः क्या हुआ, अंततः 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, जुलाई 1794 को में क्या हुआ, तो जुलाई 1794 में इसको न्यायालय द्वारा, जो भी वहाँ का कोर्ट होगा उसके द्वारा इसे दोषी पाया गया और गिरफ्तार करके इसे भी क्या कर दिया गया, इसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि तुम दूसरे को चढ़ाते थे तो तुम्हारा भी तो वक्त आएगा ना, तो वैसा ही हुआ, इसके साथ भी सेम हुआ कि ये दूसरे को गिलोटिन पर चढ़ाता था और न्यायालय द्वारा इसे दोषी पाया गया और इसे ही क्या कर दिया गया, तो अब इसे ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखो, जब रॉबेस्पियर जो है वो रॉबेस्पियर जब उसको फांसी दे दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद तो किसी न किसी का शासन आना था ना। तो उसके बाद किसका शासन आया, तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, तो जब रॉबेस्पियर को फांसी दिया गया तो उसके बाद भी कोई शासन तो होना चाहिए किसी का। ठीक है, तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जो मध्य वर्ग के संपन्न लोग थे वापस से उनके पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब क्या किया गया, जिसके पास संपत्ति नहीं था, बाबू तुम लोग वोट नहीं दे सकते हो, जैसे पहले होता था तुम लोग वोट नहीं दे पाते थे, अभी तुम लोग भी वोट नहीं दे पाओगे। तो जिनके पास संपत्ति नहीं था उनको क्या किया गया, तो उनसे जो है वोट से वंचित कर दिया गया कि तुम बाबू वोट नहीं दे सकते, वोट दिए तो फिर देख लेना, तुमको तो फिर हम बता देंगे वोट दिए तो। ठीक है, तो इस संविधान को 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। ये जो संविधान था ना उसको क्या था, तो 2 चुनी हुई विधान परिषद का प्रावधान था। इस परिषद ने 5 सदस्य वाली एक कार्यशाला डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इन्होंने क्या किया, तो 5 सदस्य वाली कार्यपालिका को डायरेक्टरी को नियुक्त कर दिया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, पहले में क्या था, तो उसमें था आपका था विधायिका था, कार्यपालिका था, उसके बाद न्यायपालिका था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, तो इसमें कार्यपालिका जो है 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्र कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। इस प्रावधान के जरिए क्या हुआ, तो जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरियों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। ठीक है, लेकिन क्या होता था, डायरेक्टरी का झगड़ा जो था वो विधान परिषद से होता था और विधान परिषद क्या करता था, तो उसे जो है बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी को राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। डायरेक्टरी में आपस में ही झगड़ा हो जाता था, ये लोग इससे झगड़ा कर लेते थे, वो लोग उससे झगड़ा कर लेते थे, जिसके कारण क्या हुआ, लास्ट में तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तन के दौरान स्वतंत्रता, विधि, समस्त समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। जितना भी चीज़ हुआ, जितना भी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, जो हुआ, राजतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र हो गया, इसके कारण क्या हुआ, तो यूरोप के बाकी और देश में भी ये जो आंदोलन था वहाँ पर भी लोगों को प्रेरित किया, लोगों को मोटिवेट किया कि ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। ठीक है,
तो देखो डायरेक्टरी में जो है आपस में झगड़ा हो रहा था, तो झगड़ा हो रहा था तो कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा ना। जब आपके घर में झगड़ा होगा तो पड़ोसी तो फ़ायदा उठाएबे करेगा ना। तो उसी तरह डायरेक्टरी में झगड़ा हो रहा था तो नेपोलियन जो है वो फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, तो अब आता है, क्या महिला के लिए भी क्रांति हुई? क्या महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया? ये सब चीज़ हम लोग अब जानते हैं। तो महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। महिला जो है पहले से जो है एक्टिव थी। उन्हें उम्मीद था कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ये लोग सोच रही थी कि जो भी हम लोग करेंगे उससे क्या होगा, तो फ्रांसीसी समाज में जो है फ्रांसीसी सरकार जो है उसके लिए क्या होगी, तो ठोस कदम होगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिला जो है वो जीविका निर्वाह करने के लिए काम करती थी। तीसरे स्टेट की जो भी महिला थी, जैसे अब मजदूर की बीवी हो गई या फिर कारीगर की बीवी हो गई, तो वो लोग क्या करती थी, अपनी जीविका चलाने के लिए ज़्यादातर काम करती थी। वे सिलाई बुनाई करती थी, कपड़े की धुलाई करती थी, बाज़ार में फूल सब्जी बेचती थी। ठीक है, और साथ साथ क्या करती थी, जो संपन्न घर होते थे उसमें काम करती थी। संपन्न घर जैसे जो ये हो गया, अमीर लोग हो गए, उनके घर में काम करती थी। बहुत सारी महिला जो थी वो वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिला के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। ठीक है, इन लोगों के पास क्या था, तो पढ़ने लिखने का मौका नहीं था, तो जो काम मिल जाता था, सिलाई बुनाई कपड़ा धुलाई, वही काम ये लोग करती थी। केवल कुलीन की लड़कियां जो है, केवल कुलीन की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेज के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। ठीक है, केवल कुलीन वर्ग की जो लड़कियां होती थी या तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार की लड़कियां होती थी वो ही क्या होती थी, तो वो ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। ठीक है, देखो बाबू कॉन्वेंट का अर्थ जो है यहाँ पर था, मैंने शायद से स्किप कर दिया उसे, मेरा तो भी ध्यान नहीं पड़ा था, मैं जब बाद में कर रहा था। तो कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। ठीक है, जो धार्मिक जीवन को जो समर्पित होती है उसका इमारत था। ठीक है, तो कॉन्वेंट में वो लोग पढ़ पाती थी। और इसके बाद क्या किया जाता था, तो इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिला को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पारोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। कामकाज करने वाली महिला जो थी बाहर में भी काम करती थी, साथ साथ घर में आके खाना बनाती थी, पानी लाती थी, लाइन लगाकर पारोटी लाती थी और बच्चे की देखरेख करती थी। महिलाओं ने अपने हित की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले थे। महिलाओं ने क्या किया, तो खुद का जो है क्लब बनाया था और साथ साथ अखबार निकाले थे। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ था, तो महिलाओं के लगभग जो है वो 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एवं रिपब्लिक वुमेन्स सबसे मशहूर था। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर कौन था, तो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन्स जो है वो सबसे मशहूर था। लगभग कितना जो है अस्तित्व में आया था, 60 आया था और उसमें से एक ही मशहूर था। सबसे मशहूर क्लब था। उनका एक प्रमुख मांग था कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक कौन, जो वोट वगैरह नहीं दे सकता था। ठीक है, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। इनका क्या मानना था, नए सरकार में इनके हित का प्रतिनिधित्व तभी हो पाएगा जब ये क्या करेंगे, तो चुनाव कर दे सकेंगे, वोट दे सकेंगे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिला के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। शुरू के साल में क्या हुआ, तो महिला के जीवन में जो है वो सुधार लाने के लिए कुछ कानून लाए गए। सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ ही सभी लड़की के लिए स्कूल जाना जो है वो अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ जो है वो मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब उनके जो पिता थे वो उनके मर्जी के खिलाफ जो है उसको शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। शादी को जो है वो स्वैच्छिक अनुबंधन बनाया गया, मतलब खुद की इच्छा से अब जो है शादी किया जाना चाहिए। और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। अब क्या होने लगा, तो शादी जो भी होता था उसका क्या किया गया, तो पंजीकरण किया गया। जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना,
तलाक को जो है वो कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत जो है वो दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब कोई भी जो है वो तलाक ले सकता था। अब महिला जो है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। अब महिला क्या कर सकती थी, तो कलाकार बन सकती थी और उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और साथ साथ क्या कर सकती थी, छोटा मोटा जो बिजनेस होता था उसको चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष जो है वो जारी रहा। आंतरिक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। ठीक है, सरकार ने क्या किया, जो महिला का जो क्लब था उसको बंद करने का जो है वो नियम कानून लाया। कई जानी मानी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को क्या किया गया, तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ महिलाओं को क्या किया गया, तो फांसी पर चढ़ाया गया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिला का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चला रहा। मताधिकार का संघर्ष जो है वो 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन के रूप में जारी रहा। ठीक है, मताधिकार का जो संघर्ष था 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी जब खत्म होने वाला था और 20वीं सदी के शुरुआत में भी अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के रूप में जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिला की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा। अंततः क्या हुआ, अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिला को मताधिकार हासिल कर लिया। फ्रांस की महिलाओं ने क्या किया, तो 1946 में मताधिकार जो था वो हासिल कर लिया कि अब जो है वो वोट दे सकती है। तो देखो सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश आज़ाद होने से ठीक 1 साल पहले फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। जबकि देखो फ्रांस में जो है पुरुष लोग कब से वोट दे रहे थे, तो 1791 से वोट दे रहे थे जब संविधान लागू हुआ था उसी समय से। लेकिन स्त्री जो थी उनको इतना साल का संघर्ष करना पड़ा, करीबन डेढ़ 200 साल के आसपास, लगभग जो है 150 साल के आसपास जो है उन लोगों को ये करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा 150 साल तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो दिया गया है क्रांतिकारी महिला ओलंप द गुज के बारे में, ओलंप दे गुज के बारे में। 1748 से 1793 तक इनका जीवन काल रहा। 1748 में इनका जन्म हुआ और 1793 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ओलंप दे गुज जो है वो क्रांतिकालीन फ्रांस के राजनीतिक रूप में सक्रिय महिला में सबसे महत्वपूर्ण थी। ये क्या थी, तो सक्रिय महिला में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उसमें जो है महिला को मानव मात्र के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया था। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उसमें जो है महिला को जो है मानव मात्र के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्य के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने क्या किया, तो 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे क्या किया गया, तो महिला और नेशनल असेंबली के सदस्य के पास भेजा गया, जिस पर क्या होना था, जिस पर इसमें मांग होने वाला था। ठीक है, तो सन 1793 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी। इन्होंने क्या किया था, तो जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और तुरंत बाद इन्हें क्या किया गया, तो फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि ये जो है जैकोबिन सरकार के खिलाफ बोल रही थी और जैकोबिन सरकार के खिलाफ जो भी बोलता था वो क्या करता था, उसको पकड़ के फांसी पर लटका देता था, रोबेस्पियर। ठीक है, तो देखो ओलंप दे गुज जो थी उनके घोषणा पत्र में जो मूलभूत अधिकार थे वो कुछ इस प्रकार है, 5 मूलभूत अधिकार है। आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर जो है ये वाला बॉक्स, इसको भी पढ़ लेना अगर मन करे तो। ठीक है, अब आता है दास प्रथा का उन्मूलन। मतलब दास प्रथा जो है वो पूरी तरह खत्म होने वाला है।
ठीक है। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारक में एक था। ये क्या था? तो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्केटिंग गोडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसे वस्तु के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। ठीक है। उपचार, तो दूर देश जाने पर काम करने के लिए जो है वो मजदूर की ज़रूरत थी। ठीक है। दूर देश जाने और काम करने के लिए प्रति यूरोपीय की अग्निच्छा का मतलब था बागान में काम करने की, बागान में श्रम की कमी। ठीक है। बागान में जो भी काम करने वाले मजदूर थे उसकी कमी थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। इसमें क्या हुआ गया? तो फल सब्जी का ही केवल व्यापार नहीं होता था, दास का भी व्यापार होता था। ठीक है। लोग क्या करते थे? दास खरीद लेते थे, मजदूर को खरीद लेते थे, नौकर खरीद लेते थे और उसे अपना दास बनाकर रखते थे। ठीक है। दास व्यापार जो है वो 17वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर जो थे पौर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। वहाँ जहाँ से क्या होता था? जहाँ से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। क्या किया जाता था? तो इनको दाग दिया जाता था, मतलब इन पे जो है एक दाग मोहर लगाया जाता था और हथकड़ी लगाया जाता था और अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों में जो है 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के बाद पहुंचाया जाता था। वहां उन्हें बगान मालिक को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ था। मजदूर को खरीद लिया जाता था और खरीद के क्या किया जाता था? उनको काम कराया जाता था। ठीक है। तो बेरदो और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। ठीक है। ये क्या थे? तो बेरदो और नान्ते जो है ये बंदरगाह तो क्या थे? दास व्यापार के कारण ही फलते फूलते बंदरगाह बन गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। ठीक है। इस चीज़ पे क्या हुई? तो नेशनल असेंबली में बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार जो है वो उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। लेकिन क्या हुआ? लेकिन दास प्रथा पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। ठीक है। नेशनल असेंबली को डर हो गया था कि जो दास का ये करते हैं, जो व्यापार करते हैं, कहीं वो लोग भड़क ना जाए, तो उसके डर से नेशनल असेंबली में जो है वो कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। अंततः 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। क्या किया गया? तो 1794 में दास की मुक्ति का कानून पारित किया गया। ठीक है। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। 10 साल बाद क्या किया? तो 10 साल बाद जो है नेपोलियन दोबारा आया 1804 में, तो उन्होंने क्या किया? फिर से इस कानून को पारित कर दिया, दास वाला। हटा कब था? तो 1794 में। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। दोबारा कब चालू हुआ? तो 1804 में। किसने किया? तो नेपोलियन ने। बगान मालिक को अपने आर्थिक हित साधनों के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है। अफ्रीकी निग्रो, देखो निग्रो कौन होता है? तो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिनका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। निग्रो जो है वो क्या है? तो अपमानजनक शब्द है। ठीक है। तो बगान मालिक को अपने आर्थिक हित साधनों के लिए अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1848 में किया गया। फ्रांसीसी अंतिम कब किया गया? दास प्रथा जो है पूरी तरह ख़त्म कब हुआ? तो 1884 में जो है
पूरी तरह ख़त्म किया गया। ठीक है, अब आता है, देखो बाबू, अब क्या आता है, अब आता है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो देखो यहाँ पर एक सवाल है कि क्या राजनीति जो है लोगों का पहनावा, लोगों का बोलचाल अथवा उनके पढ़े जाने वाली पुस्तक बदल सकती है? तो देखो इसका जवाब हम लोग देखते हैं। तो सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिला एवं बच्चे के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, 1789 के बाद क्या हुआ, तो फ्रांस की महिला, बच्चे और पुरुष के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदेश को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। जो भी क्रांतिकारी सरकार था वो क्या चाहता था, तो स्वतंत्रता और समानता का जो आदेश है वो लोगों की रोजाना की जिंदगी में उतार दी जाए। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मी में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। वो क्या था, तो सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे किताब हो गया, अखबार हो गया और नाटक जो राजा को सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित की जा सकती थी। ठीक है, इसको क्या किया गया, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब राजा जो चीज़ चाहता था वही चीज़ होता, जो राजा चाहता था, जो बुक छपे, जो अखबार छपे, जो नाटक आए, तो वो सब चीज़ जो है वो कानून जो है वो ख़त्म कर दिया गया। कब, तो बास्तिल का किला जब ये किया गया, लोगों के द्वारा विध्वंस किया गया। ठीक है, परंतु अब अधिकार के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्त को स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, तो नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार क्या था, तो जन्मसिद्ध अधिकार होता था ना। तो इसका परिणाम क्या निकला पता है, इसका परिणाम स्वरूप यह निकला कि फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तक एवं छपी हुई तस्वीर की क्या हुई, तो बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। अब क्या हुआ, तो गांव देहात तक भी ये सब चीज़ पहुंचने लगा। उनमें फ्रांस की घट रही घटना एवं परिवर्तन का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। ठीक है, लोग जो है अपना अपना कमेंट करते थे कि आखिर में फ्रांस में जो घटना हो रहा है वो सही है कि गलत है, क्यों हुआ, होना था या नहीं होना था। ये सब चीज़ जो है लोग जो है उस पर टिप्पणी करने लगे और ये सब चीज़ जो है वो अब गांव और शहर सब जगह पे पहुंचने लगा। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। ठीक है, प्रेस को क्या मिला, जो अखबार वगैरह छपता था उस सब को जो है पूरी तरह स्वतंत्रता मिल गई। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण में सहमत करने की कोशिश की। ठीक है, जो भी प्रेस होता था, जो भी प्रिंटिंग वगैरह होता था, उससे क्या होता था, तो एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को अपने और जो है वो लाने के लिए सहमत हो रहा था। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस में असंख्य लोग जाने लगे। ठीक है, नाटक होने लगा जहाँ पे संगीत होता था और जहाँ पर जुलूस निकलता था वहाँ पर जो है अनगिनत लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों को पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताब को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव है। ठीक है, किताब पढ़ना क्या है, तो जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए ही संभव है। लेकिन जो ये होता था, नाटक जुलूस होता था, उसमें क्या होता था, तो पंडितपूर्ण लेखक को समझने और उससे जुड़ने के लिए ये एक लोकप्रिय तरीका था। ठीक है, ये एक लोकप्रिय तरीका था जिससे लोग जो है वो समझ सकते थे। तो देखो यहाँ तक जो है हमारा स्टोरी जो है वो कंप्लीट होता है। ये जो कहानी था, ये जो चैप्टर था, ये जो कंप्लीट होता है हमारा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारांश दिया है, तो सारांश मतलब हो गया समरी। ठीक है, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसका समरी है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सॉरी, सारांश क्या होता है, सारांश तो समरी होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और दिया हुआ है, तो छोड़ो, हटाओ। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय यात्रा शुरू कर दी। उसने क्या किया, जो भी आसपास का जितना भी देश था उस पर क्या कर दिया, तो विजय यात्रा। अब तो हमको जीत ही लेना है यार, कुछ भी हो जाए। पुराने राजवंश को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में
दे दी। इन्होंने क्या किया, तो जितने भी पुराना राजा था, उसका राजतंत्र था, सबको हटा दिया और अपना राजतंत्र वहाँ पे स्थापित कर दिया। और उसका जो बागडोर था, उसका जो कमान था, उसका जो मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, तो वो सब क्या किया, अपने परिवार के लोग, अपने खानदान के लोगों के हाथ में सौंप दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन क्या मानता था, खुद को जो है यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप-तोल की एक समान प्रणाली चलाई। उसने क्या की, तो उसने जो है संपत्ति के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप-तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू-शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन जो है वो मुक्तदाता लगता था। क्या लगता था, तो मुक्तदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। लोग क्या चाहते थे कि ये जो है जनता को क्या करेगा, तो जनता को स्वतंत्रता दिला सकता है, लोगों को ये उम्मीद था। पर जल्द ही उसकी सेनाओं सेनाएं जो थी, वो सेनाओं को लोग हमला पर मानने लगे। ठीक है, जल्द ही क्या हुआ, तो उसकी सेना को लोग क्या करने समझने लगे कि ये जो है हमारे ऊपर हमला करेगा। जैसे मैंने लुई 16 करने वाला था ना, जैसे लुई 16 के बारे में लोग सोच रहे थे, तो वैसा ही इसके बारे में सोचने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्से से मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपाय का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद काफ़ी समय बाद ये सब चीज़ जो है वो सामने आया। तो कहाँ पर इसकी हार हुई थी, तो 1815 में वाटरलू में इसकी हार हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार जो है वो 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैली और इनके कारण वहाँ सीमांती व्यवस्था का नाश हुआ। जो भी फ्रांस में हुआ, फ्रांस से फैलकर बहुत से और यूरोपीय देशों में गया, क्योंकि फ्रांस कहाँ है, फ्रांस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। यूरोप क्या है, महाद्वीप है। तो महाद्वीप में एक देश है, यूरोपीय महाद्वीप में एक देश है, उसका नाम फ्रांस है। तो जैसे फ्रांस में जो चीज़ हुआ वो फैल कर और भी तरह तरह जगह पे चला गया, जितना भी देश था। ठीक है, औपनिवेशिक समाज ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए अपने आंदोलन में दासता से मुक्त के लिए विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचार के से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। कौन कौन, तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो देखो राजा राम मोहन राय जो है उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचार से प्रभावित होने वाले में से एक थे। ठीक है, वो क्या हो रहे थे, तो यूरोप में जो भी चीज़ फैल रहा था उससे क्या हो रहे थे, तो प्रभावित हो रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। क्या की, तो फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जो जुलाई में क्रांति हुआ, उनसे क्या हुआ, तो उनकी जो कल्पना थी उसको नई धार मिली। तो फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे। क्या होता था, तो एक दुर्घटना के कारण उन दिन वो लंगड़ा कर चलते थे। लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगी कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ठीक है, उन्हें क्या किया जाए, तो क्रांतिकारी वाले जो झंडे हैं उन्हें दिखाया जाए। तो देखो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग जल्द ही करेंगे। पहले सब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब बीच बीच में इंटरटेन वगैरह भी कर देते हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह कर देते हैं, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा इंटरटेन होगे, कमेंट करोगे कि आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, वहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो थोड़ा सा आप लोग को भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।